नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मौसम सर्द है, हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासी फिजाओं में सर्द हवाओं के थपेड़ों की जगह गर्म हवाओं का जोर है। बिहार से बंगाल तक, हरियाणा से तेलंगाना तक संक्रांति की राजनीति की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पेंच लड़ाए जा रहे हैं, ढील दी जा रही है। अपने पक्के मांझे के बूते पर सियासी दल कुछ कच्चे धागों के बूते राजनीति में अव्वल आने की ख्वाहिश संजोए हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है और इसका भविष्य क्या होने वाला है? टेली सीरीज पतंग फ्लाइंग इन ऑर्बिट के इस एपिसोड में देखिए मांझा, पॉलिटिक्स ऑफ कटिंग। इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ महीनों में बंगाल का सियासी ताना बाना ही बदल चुका है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कल तक अजेय समझी जा रही थी, उसे उसके गढ़ में बीजेपी ने ललकार कर बेहाल कर दिया है। जय जय श्री राम, भारत माता की। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का ये दावा बेमानी नहीं है। जो बीजेपी 2016 के विधानसभा चुनाव में कहीं नहीं थी, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की दूसरी ताकत बन गई। ये रातों रात नहीं हुआ, ये संघ शक्ति का अनवरत प्रयास। बीजेपी के राजनीति गुणागणित का जोर था, जिसके लिए महीनों और बरसों कोशिश हुई। अब इन्हीं कोशिशों की तपिश है कि बंगाल में बीजेपी से मुकाबले के लिए कभी सर्वशक्तिमान मानी जा रही ममता बनर्जी को धुर सियासी दुश्मन लेफ्ट और कांग्रेस का साथ चाहिए। All that I said is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. यह हैरत अंगेज है कि जिन ममता बनर्जी ने आजीवन लेफ्ट से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई, आज राजनीतिक महाभारत में वो लेफ्ट और कांग्रेस के सहयोग की आकांक्षी हैं। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल इस सच्चाई का ट्रेलर इधर है। बंगाल में ऐसी राजनीतिक बयार बह रही है कि तृणमूल के तंबू कनात उखड़ने का डर है। क्या ममता सरकार के मंत्री, क्या तृणमूल के विधायक और नेता एक कतार से बीजेपी शरणम गच्छामि के अभियान में शामिल हैं? कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर रिलीज होना अभी बाकी है। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इतिहास साक्षी है कि बंगाल हिंदुस्तान में परिवर्तन का झंडा बरदार रहा है। सवाल है, क्या वही बंगाल अब खुद राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है? क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि ममता बनर्जी के बंगाल के दुर्ग में सेंधमारी कर लेगी?
क्या बंगाल चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक होने वाले हैं? इन सवालों का जवाब बेशक नतीजों के बाद मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी है। और सच ये भी है कि बंगाल के आसमान में केसरिया पतंग का जोर भी नजर आने लगा है। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। निदा फाजली साहब का ये शेर सियासत के मिजाज को बखूबी बयान करता है। लेकिन बंगाल की राजनीति में रुख बनाने का बड़ा काम कैडर पॉलिटिक्स का है। जिसके पक्ष में मजबूत कैडर है वही बंगाल की सत्ता पर काबिज होता है। ये बात लेफ्ट भी बखूबी जानता है और दीदी भी। लेकिन पिछले कुछ बरसों के दौरान बंगाल में बीजेपी तेजी से उभरी है और अब तृणमूल के ईंट और रोड़े को जोड़कर बीजेपी अपनी सियासी ख्वाहिशों को हवा देने की कोशिश कर रही है। और फिर बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेता भी हैं जो हवाओं का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लहर, पोलराइजिंग द पीपल। राजनीति में बदले की भावना से नहीं आए, हम बदलाव के लिए आए हैं। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। अभी तो बीजेपी ने सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कैडर को एक्टिव किया है, पार्टी प्रेसिडेंट और चाणक्य को बंगाल भेजा। इतने में ही तृणमूल के लश्कर में भगदड़ मच गई। अभी तो उस शख्स की चुनावी एंट्री बाकी है जो मौजूदा सियासत का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 11 जनवरी को पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे थे, लेकिन इस यात्रा का मकसद सियासी नहीं था। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी। मोदी उन्हें नमन करने बेलूर मठ पहुंचे। बेलूर में रात्रि विश्राम करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी की इस गैर राजनीतिक यात्रा के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। दीदी की तरह ही तृणमूल के कार्यकर्ताओं को भी ये पता है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि मोदी के पॉलिटिकल बायोडेटा में ऐसे कई उदाहरण हैं जब विरोधियों की अक्षौहिणी सेना पर मोदी ने वन मैन आर्मी बनकर विजय पाई। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले बीजेपी 7 राज्यों में सत्ता में थी। मार्च 2018 आते आते बीजेपी ने करिश्मा कर दिया, 21 राज्यों में सरकार बना डाली। मतलब 4 साल में 3 गुना विस्तार। 2014 से लेकर के अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, मोदी कार्ड जो है, अभी मोदी जी की वहां एंट्री नहीं हुई है। और जैसे ही मोदी जी की एंट्री हो जाएगी वहां पे, निश्चित रूप से बंगाल में अब तक का सबसे दिलचस्प राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। साल 2017 के दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। पाटीदार आंदोलन और दलित हिंसा को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की तिकड़ी रूपाणी सरकार की नींद उड़ा रही थी। लेकिन चुनाव से ऐन पहले अहमदाबाद में पाटीदारों के गढ़ निकोल में मोदी ने एक रैली की। मोदी के पास विपक्ष के गालियों की लिस्ट थी। इस एक रैली ने गुजरात की विधानसभा में बीजेपी की वापसी फिक्स कर दी। कांग्रेस पार्टी ना प्रवक्ता मनमोहन सिंह जी ने सरकार ना मंत्री आनंद शर्मा તમે શું બોલ્યા હતા
प्रधानमंत्री एक अस्वस्थ मानसिकता से गुजर रहे हैं। देखते ही देखते बीजेपी ने पूर्वोत्तर में सरकार बना ली। भले ही कुछ राज्यों में उसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा, लेकिन यह कामयाबी ऐतिहासिक थी। जिन राज्यों में ना तो हिंदी भाषी बहुलता है, ना ही संघ का बैकअप, वहां भी बीजेपी ने सरकार बनाई तो इसकी एक वजह थी, पब्लिक को ब्रांड मोदी पर भरोसा था। फरवरी 2018 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए। 0 सीट वाली बीजेपी ने अपने दम पर 36 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के कांटे को ब्रेक कर दिया। सिर्फ 5 सालों में बीजेपी का वोट परसेंट करीब 42% बढ़ गया। 25 सालों से सत्ता पर काबिज लेफ्ट धराशायी हो गए। मोदी लहर में जाति, धर्म और विचारधारा की दीवार जमींदोज हो गई। पॉलिटिकल पंडित भी ये चमत्कार पचा नहीं पा रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अकेला चना भाड़ भी फोड़ सकता है। ये करिश्मा मोदी का था, लेकिन एक स्वयंसेवक होने के नाते मोदी हर जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। को प्रेरित करती है। बिहार में भी नीतीश की अलोकप्रियता को ब्रांड मोदी ने एक मौका और दिलाया। मोदी पर विश्वास ने नीतीश पर अविश्वास को ढक लिया। बिहार से मिला जोश बंगाल में असर कर रहा है। बीजेपी का काफिला लगातार बढ़ रहा है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, वो बंगाल की जनता फैसला करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब बंगाल में गरजेंगे तो डर हर विरोधी को जरूर लगेगा। शतरंज की बाजी कभी कभी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है जहां एक प्यादा राजा को चेकमेट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी वो चेहरे जो सियासत में बड़ा कद नहीं रखते, वो बड़े बड़े सियासतदानों को चुनौती देते हैं या उनका खेल बिगाड़ देते हैं। हमने 90 के दशक में देखा कैसे देश में गठबंधन की सियासत का जोर था। फिर मोदी राज में पूर्ण बहुमत की संसद भी दिखी, लेकिन उसके बावजूद छोटे छोटे दलों और क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा आज भी कायम है। बिहार में कैसे छोटे दलों ने बड़ा करिश्मा कर दिखाया, अब बंगाल और यूपी में करिश्मा करने की चुनौती है। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कैसे कुछ चेहरे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कच्चे धागे, गेम स्पॉयलर्स। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है, जिसने टीम इंडिया के लिए भी खेला है और जिसने आईपीएल में भी जौहर दिखाए हैं। क्रिकेट में जितनी असंभावनाएं हैं, उससे ज्यादा राजनीति में है। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने यह साबित कर दिया। ममता बनर्जी सरकार में खेल मंत्री रहे शुक्ला ने 5 जनवरी 2021 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा प्रेसिडेंट पद को भी छोड़ दिया। मामला इतना बढ़ा कि ममता बनर्जी को सफाई देनी पड़ गई कि इस इस्तीफे को बीजेपी से जोड़कर ना देखा जाए। शुक्ला ने भी पत्ते नहीं खोले, लेकिन राजनीति में टाइमिंग क्रिकेट में टाइमिंग से ज्यादा वजन रखती है। शुक्ला बंगाल की सियासत में उन कच्चे धागे की कतार में शामिल हो गए जिन्हें गेम स्पॉयलर्स माना जाता है। विधायकों को संभालने में जुटी ममता बनर्जी के लिए उनके सांसद भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। बंगाली सिनेमा की सुपरस्टार और बीरभूम से 3 बार के सांसद शताब्दी रॉय ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। तृणमूल की चूलें हिल गईं। शताब्दी को मनाने के लिए ममता के राइट हैंड अभिषेक बनर्जी को लगना पड़ा। शताब्दी के तेवर तो शांत हो गए, लेकिन ममता के लिए खतरे का अलार्म अब भी बज रहा है। देखिए, लक्ष्मी रतन शुक्ला और शताब्दी राय दोनों अपना अपना क्षेत्र का स्टार है। इसका फॉलोइंग्स है। अगर भाजपा जाते हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, अगर जाते हैं तो निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बंगाल में 34 साल तक लगातार राज करने वाली लेफ्ट पार्टी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। उसे तृणमूल और बीजेपी दोनों से खतरा है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। दोनों की कोशिश ममता को साथ लेकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन वर्चस्व की जंग और राजनीति की महत्वाकांक्षा में ये कच्चे धागे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बिना कांग्रेस
बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं। याद कीजिए कैसे कोरोना काल में कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 दर्जन विधायकों को तोड़कर कमलनाथ सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में कच्चे धागे की ये पक्की जीत थी। ऐसी ही स्क्रिप्ट लेकर राजस्थान में सचिन पायलट रूठ गए। गहलोत सरकार आईसीयू में चली गई। सोनिया गांधी की मध्यस्थता के बाद पायलट मान गए। गहलोत मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन पायलट की महत्वाकांक्षा उन्हें असहज किए हुए है। राजस्थान में जो सत्ता का जो गणित है और सत्ता का जो खेल है, उसका नया चेहरा फरवरी में हमको देखने को मिलेगा, जब 3 उपचुनाव होंगे। इन 3 उपचुनावों में अगर कांग्रेस तीनों सीटें जीत जाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहने की स्थिति में होंगे कि वो अच्छे तरीके से राजस्थान में सरकार चला पाएंगे और चलाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर ये तीनों सीटें कांग्रेस हार जाती है तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा और राजस्थान में सियासत का एक नया चेहरा हमारे सामने आएगा। सियासत के कच्चे धागे बिहार में कमाल दिखा चुके हैं। कांटे की लड़ाई में एनडीए की जीत हुई तो इसमें मुकेश साहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की लोजपा का बड़ा योगदान रहा है। याद कीजिए यूपी का 2017 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुभासपा और अपना दल ने शानदार स्ट्राइक रेट से सीटें जीतकर अखिलेश और मायावती दोनों को चौंका दिया। 4 साल बाद आज यूपी की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी से उसकी सहयोगी सुभासपा अलग होकर ओवैसी के साथ जा मिली है। कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच दोस्ती और दुश्मनी दोनों की संभावनाएं बनी हुई हैं। बिहार की तर्ज पर बंगाल और यूपी में भी गेम स्पॉयलर्स की टोली अपनी बारी का इंतजार कर रही है। किसी की चाहत सत्ता है तो किसी का मंसूबा इंतकाम का है और वक्त ने जिसकी चाहत पर मुहर लगाई उसी की रणनीति को कामयाब माना जाएगा। दो 2014 तक AIMIM हैदराबाद की पार्टी थी, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार में मिली कामयाबी ने ओवैसी के राजनीतिक हौसलों को नई उड़ान दी है। अब सियासी सूरमा ओवैसी को कम कर कर आंकने की भूल नहीं करते हैं। ओवैसी की पार्टी एक चक्री खाती पतंग की तरह है। उसकी चपेट में आने से नुकसान भी हो सकता है। बिहार में आरजेडी ये नुकसान उठा चुकी है। ओवैसी की महत्वाकांक्षा भी अब बढ़ गई है। वो बंगाल और यूपी में वही करिश्मा कर कर दिखाना चाहते हैं जो सफलता उन्हें महाराष्ट्र और बिहार में मिली। तो क्या ओवैसी की पार्टी की चक्री में यूपी और बंगाल में फंसकर कोई नया उलटफेर हो सकता है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्री, एन इमर्जिंग थ्रेट। कुछ लोगों के लिए ये हक और हुकूक की आवाज है तो कुछ लोगों के लिए कट्टरपंथी एजेंडा। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा समय की ऐसी इकलौती राजनीतिक ताकत हैं जिन्हें बीजेपी का दुश्मन और एजेंट दोनों समझा जाता है। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन करने की ना तो जल्दबाजी है और ना ही जरूरत। ओवैसी अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं और बंगाल के मुसलमानों से एक चौंकाने वाले चुनाव नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी। तृणमूल और बीजेपी के लिए ओवैसी चक्री है क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए उनके लपेटे के अपने नफा नुकसान है। हालांकि ओवैसी के मिशन बंगाल में मुसलमान ही शूल बन रहे हैं। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को चेहरा बनाकर एक दांव जरूर चला है, लेकिन 27% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में जमाते उलेमा ने ओवैसी और उनकी पार्टी की तीखी आलोचना की है।
इसके बावजूद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। ओवैसी को ये कॉन्फिडेंस मिला है बिहार से। तेजस्वी बनाम नीतीश के जंग में ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मायावती की बीएसपी के साथ प्री पोल अलायंस किया, लेकिन कामयाबी मिली ओवैसी की पार्टी को। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले भी एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस से चौंक गए। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर तेजस्वी को यह एहसास दिला दिया कि महागठबंधन से ओवैसी को बाहर रखने की कीमत अब वो विपक्ष में बैठकर अदा करेंगे। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। बिहार के नतीजों ने ओवैसी को पॉलिटिकली बूस्ट किया है। अब ओवैसी बंगाल के साथ साथ यूपी में भी सक्रिय हो रहे हैं। 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने होमवर्क शुरू कर दिया है। 12 जनवरी को ओवैसी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। एक ही दिन में ओवैसी ने आजमगढ़, मऊ और जौनपुर का दौरा करके अपनी सियासी महत्वाकांक्षा का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। ओवैसी ने योगी सरकार से बागी होकर अलग हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। ओवैसी अखिलेश पर जितने हमलावर हैं, मायावती पर उतने ही नरम। ये यूपी की नई सियासी पिक्चर का ट्रेलर है। देखिए, 28 मरतबा सपा की सरकार ने आजमगढ़ का परमिशन हमारा कैंसिल किया, 28 मरतबा, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि कुदरत का भी कारनामा देखिए कि जब हम एयरपोर्ट पहुंचे उसी वक्त अखिलेश भी एयरपोर्ट पहुंचे। पावर किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज खुद मालूम हो गया कि भाई आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता आपके साथ नहीं है। यही आपको बताना चाह रहे थे कि जो सत्ता में गुरूर में डूबकर, अहंकार में डूबकर जो काम करते हैं, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत बड़ा सियासी आसमान है। इस मौके को ओवैसी कैश करना चाहते हैं। ओवैसी की अपील उन्हें एक ऐसा राजनेता बनाती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पार्टियां ओवैसी की इस कीमत से वाकिफ हैं। इसलिए वो एमआईएम की पतंग को हाथों हाथ लपकती हैं। नए साल पर ओवैसी की पहली परीक्षा बंगाल में है और अगले साल उत्तर प्रदेश में। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी पर आक्रामक है। ममता इसी संकोच में ओवैसी से दूर है। ओवैसी की पतंग ने अभी उड़ान भरी ही है, लेकिन जिस तरह बिहार में एआईएमआईएम ने आरजेडी की पतंग काटी, उससे बंगाल में ममता की पतंग भी हवा देखकर उड़ान भर रही है। एक दशक से सत्ता पर काबिज पार्टी को नए नवेले प्रतिद्वंदी से फिक्र हो रही है। यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है, जो अब तक देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में मुस्लिम वोटों के खैर ख्वाह बने हुए हैं। कहते हैं शोहरत और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने से ज्यादा उसे बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण होता है। राजनीति में बीजेपी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। 2014 में मिली ऐतिहासिक जीत 2019 में और प्रचंड हो गई। संकट के दौर में ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता और बढ़ी। बीजेपी ने नगर निगम का चुनाव भी इतनी शिद्दत से लड़ा कि बाकी तमाम दल भगवा पिच पर आकर खेलने को मजबूर हो गए। बीजेपी लगातार उन प्रदेशों में, उन जगहों पर अपनी पैठ बढ़ाती जा रही है जहां बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था। मजबूत कैडर, राष्ट्रवाद का एजेंडा और स्पॉटलेस लीडरशिप की बदौलत बीजेपी का स्वर्णिम काल बढ़ता ही जा रहा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए उड़ान, अनप्रेसिडेंटेड विनर।
3 जनवरी 2020 राजभवन भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट। ये शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार था और जिन 2 विधायकों ने शपथ ली थी वो पुराने कांग्रेसी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे। शपथ ग्रहण भोपाल में था, लेकिन इसकी गूंज कोलकाता में भी सुनाई दी। बीजेपी ने संकेत दे दिया कि वो विपक्षी खेमे से आए बागियों को पूरा सम्मान देगी। सियासत की बिसात पर बीजेपी की ये चाल कामयाब रही। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बैटल ऑफ बंगाल से ऐन पहले ममता पर बीजेपी की मनोवैज्ञानिक बढ़त है। ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पहले दौर के मतदान तक बीजेपी जेडीयू गठबंधन की विदाई तय थी। तेजस्वी की ताजपोशी तय थी, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी ने एनडीए का सारा चुनावी अभियान अपने हाथ में ले लिया। अब बिहार में अंधेरा छटेगा, उजाला होके रहेगा, ऐसा दिवाली से आरंभ होने वाला। पीएम मोदी ने बिहार की जनता के सामने तेजस्वी और तेज प्रताप को जंगल राज का युवराज कहा था। अपनी शैली में लालू राज के नुकसान बताए। मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना। मोदी मैजिक काम कर गया। बिहार में एनडीए ने हारी बाजी जीत ली। बिहार के बाद बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है, लेकिन साल के सबसे बड़े सियासी मुकाबले से पहले बीजेपी के हिस्से में 2 बड़ी कामयाबियां और आई, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। दिसंबर 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम इलेक्शन में बीजेपी ने हर विरोधी को चौंका दिया। नगर निगम स्तर के चुनाव में बीजेपी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को उतारा था। ओवैसी का गढ़ भगवा पोस्टर और बैनरों से पट गया। बीजेपी का संदेश साफ था, अब वो सियासी सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में है। नतीजे आए तो कमाल हो गया। बीजेपी 4 से सीधे 48 सीटों पर पहुंच गई, यानी 12 गुना कामयाबी। ओवैसी की एआईएमआईएम को बीजेपी ने पीछे छोड़ दिया। पॉलिटिकल संकल्प से सिद्धि की ये नायाब मिसाल है। कुछ ही दिन बाद जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी आई। आर्टिकल 370 की बेड़ियों से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हुए। बीजेपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सहित 7 दलों के गुपकार गठबंधन से था। 22 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू हुई। नतीजों ने बता दिया, अब मोदी सरकार ने कश्मीर की फिजा बदल दी है। अलगाववादी सियासत का हब माने जाने वाले कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने सीटें जीती। ये भारत की जीत है, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। सारे जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वही कश्मीर में भी कमल का फूल खिला। जम्मू की 140 में से बीजेपी ने 72 सीटें जीती, जबकि गुपकार गठबंधन को 26 सीटें मिली। कश्मीर की 140 सीटों पर गुपकार गठबंधन को 84 और बीजेपी को 3 सीटें मिली। बीजेपी 75 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। मोदी और शाह की जोड़ी ने 365 दिन एक्टिव रहने वाली पार्टी में इतनी ऊर्जा भर दी है कि अब छोटे से छोटे चुनाव को भी बीजेपी लोकसभा चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है। आज के दौर में बीजेपी से कठिन चुनावी प्रतिद्वंदी हिंदुस्तान में नहीं है। जिस बंगाल में बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे, आज वहां 18 है। वोट प्रतिशत 40 के पार जा पहुंचा है। ममता बनर्जी आज बीजेपी को रोकने के लिए सियासी जानी दुश्मन लेफ्ट से मदद लेने को तैयार है। ममता के संतरी से लेकर मंतरी तक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जिस दौर में सबकी पॉलिटिकल पतंग गोते खा रही है, वहां ये केसरिया पतंग उन्मुक्त उड़ान भर रही है। खेल हो या सियासत, एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। जैसे पलक झपकते ही पतंग कट जाती है, ठीक वैसे ही सियासत में एक बयान और पूरी सियासी बाजी पलट जाती है। वायरस काल में राजनीति के अखाड़े में कई नेता
विवादित बयान दे चुके हैं, वैक्सीन पर सवाल उठाने की मुसीबत मोल ले चुके हैं, वो भी तब जब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस वैक्सीन की दरकार है। दुनिया में इस वैक्सीन की डिमांड है और इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अचूक माना जा रहा है। तो क्या ऐसे समय में वैक्सीन पर सवाल उठाकर ये सियासतदां अपनी सियासी पतंग को उड़ान दे पाएंगे? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए काट, हार्श पॉलिटिकल साइंस। तेरह जनवरी 2020, पूर्वी वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नेशनल हाईवे नंबर 6, पुलिस की गाड़ियों के पहरे में एक स्पेशल गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तय वक्त पर इस गाड़ी को 3 लोकेशंस पर पहुंचना था। ये 3 सेंटर पूर्वी वर्धमान, बांकुरा और पुरुलिया थे। गाड़ी में जीवन रक्षक कोरोना वैक्सीन थी, जिसके वक्त रहते हेल्थ सेंटर पर न पहुंचने पर खराब होने का खतरा था। इतने अहम ऑपरेशन में लगी गाड़ी को अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुड़दंगियों ने रोक लिया। पहले से जमा भीड़ उग्र हो गई। हंगामा इतना बढ़ा कि लाठी डंडे बरसने लगे। बवाल बढ़ता गया। चक्का जाम में फंसी स्पेशल गाड़ी का इंतजार बढ़ता गया। गाड़ी में कोरोना वैक्सीन थी। वैक्सीन डिलीवरी टीम के पास रूट बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नेशनल हाईवे को छोड़कर स्पेशल गाड़ी गांव की सड़कों पर दौड़ने लगी, लेकिन NH6 पर हंगामा नहीं थमा। प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ में एक चौंकाने वाला चेहरा था। ये पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी थे, जिनके हाथ में डंडा था, जो भीड़ में घुसकर डंडा भांज रहे थे। कोरोना वैक्सीन की राह में रोड़ा बनने पर बंगाल के राज्य पुस्तकालय सेवा मंत्री की जमकर आलोचना हुई, लेकिन सिद्दीकुल्लाह साहब की चौधराहट खत्म नहीं हुई। 15-20 मिनट वैक्सीन को आने में जाने में ऐसे क्या आसमान से कोई मुसीबत आ गई और इसको इशू बनाया। आसमान नहीं फटा, तब सिद्दीकुल्लाह चौधरी सफाई क्यों देने लगे? क्यों वो अपनी गलती की गंभीरता को समझने के बाद बैकफुट पर चले गए? रास्ते में चलते वक्त कोई बता नहीं सकता कि फिक्स टाइम पर पहुंचेंगे। हवाई जहाज पहुंच नहीं पाता, आसमान पे चक्कर लगाता है, VIP होने के बावजूद भी अपने इख्तियार में नहीं होता है। तो ये सिचुएशन पर होता है। पुलिस को जब इत्तला मिली, हमारे पास इत्तला आई, हमारे कहने से पहले पुलिस वाले रास्ता दिखा करके उनको हाईवे में पहुंचा। ममता दीदी के मंत्री की नीयत का अंदाजा 2 बयानों से लग गया होगा। जो कोरोना नाशक टीका हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है, उस पर घनघोर सियासत हुई है। राजनीतिक वजूद बचा रहे, इसके लिए वैक्सीन में खोट निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो से लेकर छुटभइये लीडर तक कोरोना वैक्सीन पर शक जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना टीका को पार्टी से जोड़ा तो उनके सिपाही 100 कदम आगे बढ़ गए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। नेताजी ने कोरोना टीका पर भरोसा नहीं किया तो कार्यकर्ता कैसे करें? परम प्रकांड आशुतोष सिन्हा जी का वैक्सीन पर प्रवचन सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के MLC। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें होंगी नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हद इतनी भर नहीं, समाजवादी कुनबे के इस सूरमा ने कोरोना टीका पर सबसे बड़ी अफवाह उड़ाई। सोशल मीडिया में संदेश लिखकर IP सिंह ने वैक्सीन को जानलेवा बता दिया। ये ठहरे नेता नफा नुकसान अपने हिसाब से तोलकर बोल गए, लेकिन बखेड़ा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे हैं। वैक्सीन पर बवाल काटने में कांग्रेसी भी पीछे नहीं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक प्रशांत बैरवा की बात ही कुछ और है। जनाब वायरस पर विजय हासिल कर चुके हैं। मैं तो, मुझे लगता नहीं कि मैं लगवाऊंगा बीजेपी की वैक्सीन को। अभी तक तो मैं खुद 25,000 आदमी से मिल चुका हूँ, मुझे तो कोई लगा नहीं खतरा कुछ हुआ हुआ। नेताओं ने कोरोना टीका को पतंग के मांझे जैसा उलझाया। हालांकि वायरस की दवाई पर इतने भ्रम फैलाकर फायदे के बजाय नुकसान का जोखिम ज्यादा है। ऐसे में कोरोना टीका में खोट निकालने वालों की चुनावी पतंग की डोर कटने की आशंका सबसे ज्यादा है। ये टीका पर्व के पहले दिन देश के उत्साह से प्रमाणित होता है।
जहां चुनाव होने हैं वहां सियासी पतंगबाजी जमकर हो रही है। जहां चुनाव हो चुके हैं वहां भी पेंच से पेंच लड़ाए जा रहे हैं। बिहार में राजनीति की पतंगबाजी के पेंच बहुत उलझे हुए हैं, जिसकी झुंझलाहट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। नीतीश कुमार ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की पतंग भी सियासी आसमान में हिचकोले खा रही है। राजनीति के अखाड़े में कई दिग्गज हैं जो फंसे हुए हैं, लेकिन क्या एक गलती राजनीति की इन बड़ी शख्सियतों की सियासी पारी का समापन कर सकती है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पेंच, पॉलिटिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इकबाल पर सवाल दागा गया तो नीतीश कुमार फट पड़े, पत्रकार की पहचान उजागर करने लगे। नीतीश कुमार की तिलमिलाहट देखने वाले दंग रह गए। धीर गंभीर राजनेता की छवि वाले नीतीश कुमार कैमरे के सामने इस कदर कम ही आग बबूला हुए। इतने तल्ख तेवर सिर्फ तीखे सवालों पर तो कम से कम नहीं हो सकते। लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है, और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले? क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? ऐसी क्या शिद्दत है, ऐसी क्या दिक्कत है? क्यों नीतीश जैसे नेता आपा खो देते हैं? क्राइम कंट्रोल के उनके दावे खारिज करने वाले कौन कौन हैं? पूरा पेंच इन्हीं सवालों में उलझा है। नीतीश का नायक अवतार देखते हैं, वो कितने एक्टिव हैं। नीतीश कुमार फैसला ऑन द स्पॉट करने लगे। जिस रूपेश हत्याकांड के सवाल पर नीतीश कुमार पत्रकारों पर भड़के, उसका क्लाइमैक्स सीन ये है। राजधानी पटना में पत्रकारों से घिरे नीतीश कुमार ने एक फोन लगाया। दूसरी तरफ फोन पर डीजीपी एसके सिंघल थे। बातचीत का लहजा हैरान करने वाला था। कहा कि आपको अगर कुछ जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में, तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नीतीश की असल मुसीबत है या कुछ और? सारा खेल कुर्सी का है। बीजेपी की बदौलत नीतीश की सरकार है। न पुराना रुतबा बचा है, न ही गठबंधन में उनका दबदबा। सुशासन बाबू नीतीश की छवि को झटका देने में बीजेपी नेता हिचकते भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर विरोधियों से ज्यादा नीतीश को बीजेपी नेताओं ने निशाना बनाया। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने रुपेश हत्याकांड सुलझाने की मोहलत 5 दिन रखी। उन्होंने इसके बाद केस को सीबीआई को सौंपने का अल्टीमेटम दिया। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस पर कानून व्यवस्था के मामले में कोताही न बरतने की चेतावनी दी। यूपी के महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में यूपी वाला एनकाउंटर मॉडल लागू करने की नसीहत दी। ये केस जो है, ये बहुत संवेदनशील केस है और मुश्किल केस है। तो जब मुश्किल केस है तो हमारी जो जांच है वो मल्टीपल बिंदुओं पे चल रही है, और जांच की बात जो है वो जांच की बात शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कोई कंक्रीट चीज नहीं आएगी तब तक जो है वो जांच। बीजेपी के बयान बहादुरों ने नीतीश की नाक में दम कर रखा है। गठबंधन के बावजूद दोनों तरफ से जोरदार हमले जारी हैं। इसी नीतीश मॉडल को विपक्ष सुपर फ्लॉप साबित कर इस्तीफे की मांग कर रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को महाजंगल राज का महाराज मानते हैं। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं।
बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। सियासत ऐसी बला है जो किसी को भी फिसड्डी बना सकती है। नीतीश कुमार इकलौते नहीं हैं जिनका पेंच फंसा है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार डेंजर जोन में। किसान आंदोलन की आंधी में खट्टर की पतंग को उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। कृषि कानूनों पर दुष्यंत चौटाला पीएम मोदी से मुलाकात तक कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बनाया है। इसी बहाने मौके की फिराक में बैठे कांग्रेस नेता खट्टर का खेल खराब करने के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा में नई सरकार की भविष्यवाणी तक कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई सूबों में हवा का रुख कई दिग्गजों की नियति तय करेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।